ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आखिरी तक देखना ताकि आप समझ सको कि के पॉप में करियर बनाने के लिए कितना स्ट्रॉन्ग आपको होना पड़ेगा। स्लेव कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है और ये मोस्टली के पॉप कंपनीज के अंदर ही यूज किया जाता है। के पॉप आइडल्स के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 10 साल का टाइम पीरियड होता है जिसमें एजेंसी के पास पूरा कंट्रोल होता है इन के पॉप आइडल्स का। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको डेट करना अलाउ नहीं होता, बिना पूछे फ्रेंड्स के साथ कहीं पार्टीज या फिर कहीं भी घूमना अलाउ नहीं है, इवन क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना ये भी कहीं ना कहीं के पॉप कंपनीज के ऊपर ही डिपेंड रहता है। भाई सबसे हार्ड 24 आवर्स में से आपको 20 आवर्स तो प्रैक्टिस करनी ही है। ऐसी ही कुछ टर्म्स हैं जो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करनी होती हैं। मैनेजमेंट अपनी एजेंसी को सबसे ऊपर रखने के लिए, अपने आइडल्स को सबसे ऊपर रखने के लिए इस तरह का हार्डवर्क आइडल से कराती है। जब आप किसी कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन देते हैं, उसके बाद आप ऑडिशन देते हैं, ऑडिशन में सिलेक्ट होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है और इस ट्रेनिंग से पहले आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है जिसमें कुछ कॉमन टर्म्स होती हैं। इन टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसी कॉन्ट्रैक्ट को बहुत सारे लोग स्लैब कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये कॉमन कॉन्ट्रैक्ट होता है, इतना कुछ नहीं होता। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही बताऊंगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर क्या क्या साइन करना होता है, कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। दूसरा कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि हर एजेंसी हर कंपनी के लिए सेम ही होती हैं, जिसमें से गाइस सबसे पहला टर्म आता है वो है एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। आप जब इस टर्म को साइन करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आप अगर एक ट्रेनर हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसके बाद आप के पॉप आइडल बनेंगे तो आप सिर्फ हमारी ही कंपनी के साथ काम करोगे, आप किसी अदर एजेंसी में जा नहीं सकते। आपका खुद का कोई प्रोजेक्ट है या खुद कोई सॉन्ग बनाने का मन कर रहा है तो वो भी आप नहीं कर सकते। अगला टर्म आता है नॉन कॉम्पिटिटिव क्लाउज। इस टर्म को आपको साइन करना होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इसमें साफ साफ लिखा रहता है कि अगर आप हमारी मैनेजमेंट एजेंसी को छोड़ना चाहते हैं तो तुम कुछ सर्टेन पीरियड तक के पॉप इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। यहां पर एजेंसी का मानना यह है कि आप तो हमारी कंपनी को छोड़ दोगे लेकिन जो आपका नेम है, जो फेम है, जो हमारी कंपनी की वजह से आपके पास आया है वो हम कैसे आपसे ले। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आपको कुछ सर्टेन टाइम तक, कुछ सर्टेन पीरियड तक, वो हो सकता है 1 साल हो, 2 साल हो, कितना भी हो सकता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, इतने टाइम तक आप के पॉप इंडस्ट्री के अंदर नहीं एंटर हो सकते। जब आपका नेम और फेम चला जाएगा तभी आप एंटर हो सकते हैं। तो ये चीज भी आपको साइन करनी होती है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगला टर्म आता है कॉन्फिडेंटली क्लाउजेस। इस टर्म्स को अगर आपने साइन किया तो आप कंपनी से ये नहीं पूछ सकते, आप एजेंसी से ये नहीं पूछ सकते कि जो कॉन्सर्ट में हम गए हैं या हमारी जो एल्बम्स हैं वो कितनी सेल आउट हुई हैं, उसका प्राइस क्या था, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, स्पॉन्सरशिप से अगर कोई पैसा आ रहा है, कोई बड़ी कंपनी हमें स्पॉन्सर कर रही है आर्टिस्ट को तो वो कितना पे कर रही है, ये चीज आप नहीं पूछ सकते। यानी फाइनेंशियली कंपनी आपसे कितना पैसा बना रही है वो आप नहीं पूछ सकते। तो गाइस यही वो टर्म्स है जिसकी वजह से बहुत सारे के पॉप आर्टिस्ट अपनी एजेंसीज को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि भाई हमारे से बहुत ज्यादा पैसा कमाया जाता है लेकिन हमको बहुत कम दिया जाता है। और जब आर्टिस्ट को पता चलता है तो फिर वो छोड़ते हैं, फिर उसके बाद उनके करियर का डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि आप अगर एजेंसी को छोड़ोगे तो आप कुछ टाइम के लिए, सर्टेन पीरियड के लिए आप के पॉप इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकते। अब जब एंटर नहीं करेंगे तो लोग भूलना स्टार्ट कर देंगे और फिर जब भूल जाएंगे तो फिर आपका नेम फेम चला जाएगा। एक और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स होती है जिसको आपको साइन करना होता है, वो है मोरल क्लाउजेस। इस टर्म्स के अंदर ये साफ लिखा रहता है कि आपका मूड कैसा भी है, कितने भी सैड है आप या कितने भी हैप्पी हैं, जो मैनेजमेंट चाहेगा आपको उस तरह से रिएक्शन करना है। अगर कॉन्सर्ट के अंदर कोई आर्टिस्ट बहुत ज्यादा रो रहा है या बहुत ज्यादा हंस रहा है, बहुत ज्यादा फनी दिखा रहा है तो ये सब कुछ भी मैनेजमेंट एजेंसी कंट्रोल करती है कि किस आर्टिस्ट को रोना है, किस आर्टिस्ट को हंसना है, किस आर्टिस्ट को कॉमेडी करनी है, ये सब कुछ भी उस कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। यानी मैनेजमेंट एजेंसी आपके इमोशन को भी कंट्रोल करती हैं।
तो हम ये कह सकते हैं कि वीडियोस के अंदर अगर आपको ये लग रहा है कि ये आर्टिस्ट बहुत फनी है या ये आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो हमें नहीं पता कि उसके अंदर रियलिटी क्या है। क्या पता वो स्क्रिप्टेड हो, क्या पता मैनेजमेंट ने बोला हो कि इस तरह से आपको करना है। तो गाइस ये कुछ कॉमन टर्म्स थी जो मैंने आपको बताई, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको साइन करनी होती हैं। बाकी सब कंपनीज के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, किसी में कुछ और ज़्यादा टर्म्स होती हैं, किसी में कुछ कम होती हैं। तो ओवरऑल ये डिपेंड करता है कि आप किस एजेंसी में जा रहे हैं। अब गाइस जो ये मैंने बातें बताई हैं आपको, ये अब नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, जब से ये जनरेशंस चेंज हुई है, 4th जनरेशन के-पॉप की आई है, तब से ये चीजें नहीं होती, क्योंकि कोरियन गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है इन के-पॉप कंपनीज के ऊपर। यहां पर कंपनीज ने अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया, अपने तरीके चेंज कर दिए हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी है, यानी जो आइडल्स हैं उनको और ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, क्योंकि अब आइडल्स अपने आप को आगे रखने के लिए, अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए खुद से ही वो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। पहले कंपनीज आइडल को कंट्रोल करती थी, वो बताती थी कि आपको कितने आवर्स काम करना है, कितने नहीं करना, कैसे चलना है, कैसे नहीं, लेकिन अब कंपनीज वो नहीं करती, बट जो आइडल्स हैं वो खुद ही अपने आप को इतना पुश करते हैं। अब गाइस जब से कोरियन गवर्नमेंट ने इन के-पॉप एजेंसीज के ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, तब से ये कंपनीज अब ऐसा नहीं करती। ये अब अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर चुकी हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा ऑडिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये ऑडिशंस और ट्रेनिंग से पैसा बनाती हैं, और इन्होंने जो भी आइडल्स बनते हैं, जो भी नए बैंड्स बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ देती हैं। उनका डेब्यू कराने के बाद अगर वो अच्छा चले, फैंस उनको पसंद करेंगे तो आगे काम करेगी कंपनी, अगर नहीं चले तो फिर वो डिसबैंड हो जाएंगे या फिर वो अनपॉपुलर की लिस्ट में आ जाएंगे। और इसी डर और इसी रीज़न की वजह से जो भी मेंबर्स हैं, जो भी के-पॉप आइडल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। पहले एजेंसीज के कंट्रोल में रहा करता था तो एक टाइम था, लेकिन अब कोई टाइम नहीं है स्ट्रगल करने का, हार्डवर्क करने का, और ये प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया है। तो गाइस अब प्रॉब्लम कहां पर है, क्योंकि अब तो कंपनीज का भी कोई रोल नहीं रहा है, ना ही कोई एजेंसी या मैनेजमेंट उनको प्रेशराइज करता है, और गवर्नमेंट भी अपना एक्शन काफी अच्छे से ले रही है। फिर भी आइडल्स इतना प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है फैंस। जी हाँ दोस्तों, फैंस की जो डिमांड है, जो टेस्ट है, वो बढ़ता ही जा रहा है, वो बदलता ही जा रहा है, और इस बदलाव के चक्कर में कहीं ना कहीं आइडल्स बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं। यहाँ पर आइडल्स ये नहीं चाहते कि उनके फैंस उनसे नाराज हो या निराश हो, इसलिए वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो फैंस की वजह से हो रही है। आज अगर कोई भी आर्टिस्ट डेट कर रहा है तो उसको इस बात का डर नहीं है कि उसकी मैनेजमेंट एजेंसी उसको प्रेशराइज करेगी, उसको प्रॉब्लम में डालेगी। उसको सबसे बड़ा डर रहता है अपने फैंस से कि फैंस उसका बाइकआउट करना स्टार्ट कर देंगे। जिनको के-पॉप लवर्स फैंस बोलते हैं वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो जज करते हैं। 7 मेंबर्स का एक ग्रुप है, इसके अंदर कुछ लोगों को पसंद करेंगे, कुछ मेंबर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। उनके स्किन के ऊपर जजमेंट करते हैं, अगर सॉन्ग अच्छा नहीं है तो कमेंट करते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फैंस की वजह से ये के-पॉप आइडल्स। और ऐसा माना गया है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉक्सिक जो फैंस हैं वो के-पॉप इंडस्ट्री के हैं, क्योंकि अब ये नहीं पता इसके पीछे का रीज़न क्या है, बट कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा बना लेते हैं ये के-पॉप फैंस अपने आइडल्स के साथ, और वो उनकी पर्सनल लाइफ में भी घुसना चाहते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि वो डांस के बाद क्या करते हैं, डांस से पहले क्या करते हैं, कॉन्सर्ट में कैसे आते हैं, क्या पहनेंगे, उससे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। और जब ये सब कुछ वो जानना चाहते हैं तो फैंस को जो गलत लगता है उसमें वो अग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं, अच्छा लगता है तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और यही चीज़ एक आइडल को खा जाती है इन द सेंस के वो अच्छी चीज़ों को तो एक्सेप्ट करता है लेकिन बुरी चीज़ को वो झेल नहीं पाता। इसीलिए बोला जाता है कि के-पॉप इंडस्ट्री में जाने से पहले आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ता है। फिजिकली से ज़्यादा आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप एक लाइक एक डिसलाइक से अपने आप को प्रॉब्लम में डालते हैं, आपको टेंशन हो जाती है कि इतने लाइक्स कम क्यों हैं, इतने डिसलाइक्स क्यों हैं,
तो फिर आप के पॉप आइडल नहीं बन सकते। आपको फैंस जितना पसंद करेंगे उससे ज्यादा आपको हेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है फैंस जिसके ज्यादा होंगे उसके हेटर्स भी ज्यादा होने वाले हैं। तो फैंस तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आप हेटर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि BTS आर्मी के जो हेटर्स हैं ये बहुत बुरे हैं, ये हैं वो हैं। तो सिंपल सी बात है, BTS आर्मी भी बहुत बड़ी है तो हेटर्स तो डेफिनेटली होंगे। जिसकी आर्मी इतनी बड़ी है तो हेटर्स भी उसके बहुत बड़े होंगे। बात तो आपने सुनी होगी, अगर हीरो बहुत पावरफुल है तो जो विलन होगा वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। तो आप विलन को तो देख रहे हैं लेकिन हीरोज को आप नहीं देख रहे, ये चीज़ गलत है। यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग रहना ही पड़ेगा। और ये स्लैब कॉन्ट्रैक्ट अब गाइस ख़त्म हो चुके हैं। कोरियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से एक्शन लिया हुआ है, बट यहाँ पर अब एजेंसी ज़्यादा नहीं करती। यहाँ पर जो मेंबर्स हैं, जो ग्रुप के लीडर्स हैं, जो वही इतना ज़्यादा अपने आप को पुश कर रहे हैं ताकि वो बरकरार रहें, फैंस के दिलों पे राज करते रहें। आपका क्या सोचना है इस बारे में वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह से अपडेट रहने के लिए, इसी तरह से इंफॉर्मेशन पाने के लिए के पॉप इंडस्ट्री से रिलेटेड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।